हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। परमाणु की संरचना की बात हम कर रहे थे और इसमें हमने बहुत सारी चीजें अभी तक पढ़ ली हैं जो होपफुली आपके भी जितने डाउट्स थे उनको लेकर वो क्लियर हो गए होंगे, आपने रिवाइज किया होगा अच्छे से। तो जैसे बोहर का मॉडल हमने पढ़ा था, उसने पार्टिकल नेचर की बात की थी, इलेक्ट्रॉन की, लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं डी ब्रोगली का जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हमने पढ़ा, तो डी ब्रोगली ने क्या बताया कि ड्यूअल नेचर है, दो तरह से इलेक्ट्रॉन या आपका मैटर पार्टिकल जो है वो बिहेव करेगा। एक उसका पार्टिकल नेचर होगा, कण की भांति वो व्यवहार करेगा, और दूसरा वेव की भांति भी वो व्यवहार करेगा। क्यों? क्योंकि जब वो मोशन में है तो वो वेव भी प्रोड्यूस करेगा, या आप क्या बोलेंगे कि वेव की तरह प्रकृति उसकी दिखाई देगी। ओके, वहीं पर हाइजेनबर्ग ने क्या कहा, जो आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है उसके अंतर्गत, कि जो आपका मूविंग ऑब्जेक्ट है या आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो एक ही बार में उस इलेक्ट्रॉन की स्थिति यानी कि वो कहां पर होगा और उसकी वेलोसिटी यानी कि वो किस गति से चल रहा है, ओके, उसके बारे में पता लगाना निश्चित नहीं है, या वो क्या है, असंभव है। ऐसा उन्होंने बोला। लेकिन जब हम बाद में उसको पढ़ते हैं, श्रोडिंगर की इक्वेशन हमने पढ़ी जहां पर हम एच साई इक्वल टू ई साई की बात करते हैं, फिर हमने क्या क्या चीज पढ़ी वहां पे कि हाइजेनबर्ग ने ये तो कहा कि अनिश्चित है, लेकिन वहां पर बात ये आती है कि हम प्रोबेबल लोकेशन तो बता सकते हैं ना कि हाँ यहाँ पर पाए जाने की संभावना उसकी है। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रहे, लेकिन इस क्षेत्र में वो पाया जाएगा, ऐसी संभावना है, उसके पाए जाने की संभावना है, उसकी बात हम करते हैं। ठीक है, तो जब हमें इतनी चीजें पता चल गई तो अब बात थी उसकी लोकेशन की, वो कितना दूर है, और उसकी एनर्जी की। तो इन सब चीजों को पढ़ने के लिए हम क्वांटम नंबर्स का यूज करते हैं। क्वांटम नंबर के उपयोग से हम एटम के शेप की, उसके साइज की, वहां पर एनर्जीज कितनी हैं, जितनी वहां पे क्या शेल्स बनी हुई हैं उनकी, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या पढ़ते हैं हम? क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, so what are quantum numbers? The set of numbers used to describe the position and energy of the electron. किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यानी स्थिति, कहां पर स्थित है वो, और किसकी बात कर रहे हैं? एनर्जी की, यानी उसकी ऊर्जा कितनी होगी उस इलेक्ट्रॉन की जो कहाँ है, न्यूक्लियस के बाहर है या न्यूक्लियस के चारों ओर आप क्या कह रहे थे, घूम रहा है। तो उसकी स्थिति बतानी है कि स्थिति कहाँ क्या है और पोजीशन कहाँ है। तो वो किससे पता चलता है? सेट ऑफ नंबर से। एक सेट ऑफ नंबर्स हमें मिलते हैं जिनसे हमें इसके बारे में पता लगता है, और उन्हीं को क्या कहा जाता है? आपका क्वांटम नंबर्स या क्वांटम संख्या उनको कहा जाता है। Okay, there are 4 quantum numbers, namely principal, azimuthal, magnetic and spin quantum numbers. ओके, तो क्या कह रहे हैं? क्योंकि हाइजेनबर्ग ने कहा कि ये तो अनिश्चित है कि आप सेम टाइम पर उसकी स्थिति का और उसकी वेलोसिटी का या मोमेंटम का पता लगाइए, लेकिन उसकी स्थिति क्या होगी, कहां पर वो पाया जा सकता है, उसकी संभावना जो है उसके बारे में तो हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो उस संभावना के बारे में, या आप क्या कहेंगे, प्रोबेबल लोकेशन क्या हो सकती है उसकी, कहां पर वो स्थित हो सकता है, उसके बारे में हम बता सकते हैं। और साथ साथ हमारे पास कुछ सेट ऑफ नंबर होते हैं जिनसे हम उस इलेक्ट्रॉन की स्थिति की का पता लगाते हैं, साथ ही साथ उसकी ऊर्जा क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, उसका भी हम पता लगाते हैं। ओके, तो इतनी चीजें हमें किससे पता चलती है? क्वांटम नंबर से पता चलती है। और ये सेट ऑफ नंबर ही आपके क्या कहलाते हैं? क्वांटम नंबर कहलाते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ओके, जिसको मुख्य क्वांटम संख्या भी आप कहते हैं। ओके, पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे
n से डिनोट किया जाता है या n से आप इसको बताते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसको कहा जाता है, ओके। ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, और क्या कह सकते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर भी इसको कहा जाता है, जिसको स्मॉल l से डिनोट किया जाता है, ओके। तो ये सेकेंड टाइप का क्वांटम नंबर हो गया। थर्ड टाइप का क्वांटम नंबर आपका होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे कहा जाता है, और इसको l से डिनोट किया जाता है, ओके। वहीं पर फोर्थ क्वांटम नंबर है आपका द इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, और कहीं कहीं पर इसको सिर्फ स्पिन क्वांटम नंबर भी कहा जाता है, चक्रण क्वांटम संख्या या चक्रीय क्वांटम संख्या, जिसको स्मॉल m और सबस्क्रिप्ट में आपका नीचे s लिखा रहता है छोटा, तो उससे डिनोट किया जाता है, ओके। तो कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं हो गई, 4 प्रकार की। एक आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, और या आप क्या कहेंगे, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा आपका क्या हो गया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा हो गया आपका इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, ओके। तो ये 4 क्वांटम नंबर हो गए, और ये चारों ही क्वांटम नंबर आपको किसके बारे में बताएंगे, उस शेल के बारे में बताएंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, उसके अंदर एक सब शेल आएगी जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, उसकी संभावना है, और उस सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटल आएगा, तो उसके बारे में वो बताएंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, एक हो गई शेल, ठीक है। जैसे क्या होता है, हम बहुत सारे, जैसे हम किस पर है, अर्थ पर है, तो अर्थ आपका प्लैनेट हो गया, ठीक है। उससे पहले एक यूनिवर्स है जहां पर क्या है, अलग अलग प्लैनेट है, तो शेल क्या हो गई, एक अर्थ है जिस पर हमारे पाए जाने की संभावना है। अब अर्थ में क्या क्या आती है, अलग अलग पार्ट आते हैं अर्थ के, जिसे पूरे अगर ग्लोब को देखें तो उसको कंट्रीज में डिवाइड किया गया, फिर शेल के अंदर यानी अर्थ के अंदर आ गई कंट्री, यानी सब शेल, ओके, ये कंट्री हो गया। पहले अर्थ यानी जो प्लेनेट था उसके अंदर आया सब शेल यानी कि कंट्री। अब कंट्री के अंदर क्या है, अलग अलग स्टेट हैं, तो वो आपका हो गया ऑर्बिटल। कभी कभी ये सब शेल के लिए ऑर्बिटल वर्ड भी यूज कर लिया जाता है, ओके। तो आप इतनी चीजें समझिए, इस शेल के बारे में बात हो रही है, यानी अर्थ जहां पर हम खड़े हैं, हमें इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, ओके। तो हम लोग जहां खड़े हैं, जहां पर रहते हैं, जहां पर हमारे पाए जाने की संभावना है, जीवन की संभावना कहां पर है, अर्थ पर है कि अर्थ में जीवन है। अगर पूछा जाएगा कि पूरे यूनिवर्स में इंसान कहां पर होंगे, तो अर्थ पर होंगे, क्योंकि यहीं पर उसके पाए जाने की संभावना है, इस अर्थ की बात हम कर रहे हैं। तो वो शेल जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, उसके अंदर अर्थ में हम कौन सी कंट्री में, अगर इंडियंस की बात करेंगे तो हम कहां पर हैं, तो जैसे शेल में यानी एटम में जो आपका और जो शेल है, ठीक है, एटम के अंदर शेल है, तो वो बहुत बड़ा रीजन हो गया। उसके बाद सब शेल आएगा, यानी हम किस कंट्री में, ओके। फिर सब शेल में कोई ऑर्बिटल होगी, यानी कंट्री में भी आपका स्टेट होगा, राज्य होगा, प्रदेश होगा, तो उसमें जहां हम हैं, ठीक है। तो ऑर्बिटल में कहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो ये सारी चीजें हम किसके द्वारा सीखते हैं, इन चारों क्वांटम नंबर के द्वारा सीखते हैं, ओके। तो जल्दी से इसको एक बार नोट करेंगे, फिर हम आगे एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वांटम नंबर है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या जिसे आप कहते हैं। तो ये मुख्य क्वांटम संख्या क्या है, आपको याद होगा जब बोहर का एटॉमिक मॉडल आप पढ़ रहे थे तो वहां पर भी मुख्य क्वांटम संख्या की बात हुई थी। बोहर के मॉडल में आपने एक ऐसा स्ट्रक्चर भी पढ़ा था जहां पर आप कह रहे थे कि न्यूक्लियस यानी नाभिक के बाहर अलग अलग एनर्जी लेवल हैं जिनको आपने n माना था, और इन n की वैल्यू हर एक शेल के लिए अलग अलग हो रही थी। यानी ये पहली शेल है, ये k है, दूसरी l है, तीसरी m है, चौथी n है, ऐसे ही O, P, Q, R ऐसे बढ़ती रहेंगी शेल्स। तो इन शेल के लिए
एनर्जी लेवल्स या n की वैल्यू अलग अलग थी। जैसे k के लिए n की बात करेंगे तो 1 है, l के लिए n की बात करेंगे तो 2 है, m के लिए n की वैल्यू 3 है, n के लिए n की वैल्यू 4 है। तो यानी ये n की वैल्यू अलग अलग हो रही है। ओके, या आप क्या कह रहे थे कि जो न्यूक्लियस के सबसे पास वाली शेल है उसकी एनर्जी कम है, और जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाती है एनर्जी बढ़ती जाती है इन एनर्जी लेवल्स की। बोहर का एटॉमिक मॉडल यही कह रहा था, और ये n की जो वैल्यू है इसी को बोहर के मॉडल में क्वांटम नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा गया था। ओके, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है आपका, यही है जो शेल्स के बारे में आपको बता रहा है कि कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन है, किसके लिए n की वैल्यू क्या है। तो जो n की वैल्यू है वही क्या है आपका क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी उस इलेक्ट्रॉन की। ओके, तो इतना समझ गए। अगर किसी इलेक्ट्रॉन में n इज इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉन के शेल में पाया जाएगा। ओके, शेल की बात कर रहे हैं हम इसे। उसके बाद अगर n की वैल्यू उसके लिए 2 है, दैट मीन्स कि वो L शेल में पाया जा रहा है। अगर उसके लिए n की वैल्यू 3 है तो उसका मतलब क्या है, वो M शेल में पाया जाएगा। और अगर उसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 4 है, दैट मीन्स कि वो कैपिटल N या N शेल में पाया जाएगा। ओके, और आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ से हमें पोजीशन का पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट नहीं लेकिन शेल का पता चल रहा है कि कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन है, और ये हमें मुख्य क्वांटम नंबर बता रहा है। ओके, तो यानी n की वैल्यू स्मॉल n से डिनोट करेंगे, और इसकी वैल्यू अगर आपको पता है तो आप क्या निकाल सकते हैं। आपको याद है रेडियाई की बात कर रहे थे, रेडियस त्रिज्या की बात कर रहे थे, जो क्या था आपका, आपको याद होगा n² a0, याद है। ये आपको रेडियस बता रही थी कि कहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, उस शेल की या उस एनर्जी स्टेट की रेडियाई क्या होगी। त्रिज्या की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि साइज बताएगा। कौन, मुख्य क्वांटम संख्या से आप साइज बता सकते हैं एटम का। ओके, कि आपके एटम का साइज क्या है या वो इलेक्ट्रॉन कहां पर पाया जा रहा है, किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू आपको पता है। A0 तो आपको पता ही होता है, ये बोहर ऑर्बिटल होती है 52.9 पिकोमीटर जिसकी वैल्यू थी। ओके, और n की वैल्यू यहां से आपको पता चल जाएगी। अगर n की वैल्यू पता है तो साइज पता कर लेंगे। ओके, दूसरा आपने क्या कहा था, एनर्जी की बात की थी। एनर्जी के लिए आपने क्या कहा था, -RH इंटू 1/n का स्क्वायर। तो ये n की वैल्यू अगर आपको पता है तो आपको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी पता चल जाएगी। ओके, तो यानी मुख्य क्वांटम संख्या आपको क्या क्या बता रहा है, साइज के बारे में बता रहा है, और साथ ही एनर्जी के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे रहा है। और जहां पर RH क्या था आपका, रिडबर्ग कांस्टेंट था। ओके, तो इतनी चीजें हमें किससे समझ में आती हैं, मुख्य क्वांटम नंबर से समझ में आती है। ओके, जल्दी से इसको एक बार नोट करेंगे फिर इसके पॉइंट्स पर आएंगे। यहां से आपको एक और चीज समझ में आती है कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे साइज रेडियस की वैल्यू बढ़ेगी, दैट मीन्स कि साइज बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन आपका दूर जा रहा है। ओके, अगर n की वैल्यू 1 है तो रेडियस की वैल्यू भी कम ही होगी। ओके, बोहर एटॉमिक रेडियस या हाइड्रोजन का जो आप एटम देख रहे थे उसकी जो रेडियस है वहां पर उसकी बात हो रही थी, तो उतनी यहाँ पर भी हो जाएगी। ये n की वैल्यू 1 हो गई तो जितना a0 की वैल्यू है वही रेडियस है। जब n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो यहाँ पर a0 के साथ 2 के स्क्वायर का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे रेडियस भी बढ़ रही है। तो यही हो रहा है, n की वैल्यू बढ़ रही है तो आपका ये सर्कल भी बड़ा हो रहा है ना, साइज बड़ा हो रहा है। जो आपकी ये शेल है उसका साइज बढ़ रहा है। n की वैल्यू जब 1 थी तब आपका शेल इतना था,
जब n की वैल्यू 2 हो गई तो साइज ये हो गया इतना बड़ा, जब n की वैल्यू 3 हो गई तो साइज और बढ़ गया, n की वैल्यू 4 हुई तो साइज और बढ़ गया। तो यानी जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे रेडियस भी बढ़ रही है और एटम का साइज भी आप देख रहे हैं बढ़ रहा है। ओके, तो ये चीजें हैं, ये पॉइंट होपफुली आपके क्लियर हो गए होंगे। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स आर डिनोटेड बाय द सिंबल स्मॉल n, they designate the principal electron shell of the atom। जो मुख्य शेल है जिसको हम K L M N बोल रहे हैं वही बताता है आपका मुख्य क्वांटम नंबर क्या होगा। ओके, अगर K है तो उसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, L है तो उसके लिए 2 हो जाएगी, इस तरह से। Since the most probable distance between the nucleus and the electron is described by it, a large value of the principal quantum number implies a greater distance between the electron and the nucleus। यही हमने बोला कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम संख्या की वैल्यू बढ़ रही है तो आपकी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की जो पाए जाने की संभावना है या न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस है वो भी बढ़ेगी n की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ। ओके, और द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैन बी एनी इंटीजर विद अ पॉजिटिव वैल्यू। तो मुख्य क्वांटम संख्या जो है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होगी और ये कुछ भी हो सकती है, दैट इज इक्वल टू अ ग्रेटर देन 1। या तो ये 1 के बराबर होगी या तो फर्स्ट शेल में पाई जाएगी या हमेशा उससे ज्यादा ही होगी, 1 से कम इसकी वैल्यू कभी भी नहीं होगी। ओके, द वैल्यू n इज इक्वल टू 1 डिनोट द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल ऑफ एन एटम। अगर n की वैल्यू 1 है इसका मतलब क्या है कि जो सबसे अंदर वाली शेल है, इससे अंदर कुछ नहीं होगा, इससे अंदर इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस। ओके, तो जो पहली शेल है उसके लिए n की वैल्यू 1 होगी, इसका मतलब है एटम की सबसे इनर मोस्ट वाली शेल की बात हो रही है या जो न्यूक्लियस के सबसे पास है उसकी बात हो रही है। ओके, which correspond to the lowest energy state or the ground state of an electron। ठीक है, यही आपको बताया गया कि सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट में यही होगी जिसको ग्राउंड स्टेट भी कहा जाता है। ओके, जल्दी से एक बार नोट करिए फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, thus it can be understood that the principal quantum number n cannot have a negative value or be equal to 0। okay, because it is not possible for an atom to have a negative value or no value for a principal shell। तो क्या कह रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल शेल आपकी फर्स्ट जो पहली शेल होगी उसको 1 ही वैल्यू दिया जाएगा, इस वजह से आपके जो मुख्य क्वांटम संख्याएं हैं उनके लिए n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, कभी 0 नहीं होगी और निगेटिव भी नहीं होगी। ये पॉइंट आपको याद रखना। ओके, then when a given electron is infused with energy excited state, it can be observed that the electron jumps from one principal shell to a higher shell। यही होता है जब क्या हो रहा था, कोई इलेक्ट्रॉन जैसे अपनी शेल में है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा था या एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था और एब्जॉर्प्शन के बाद क्या कर रहा था, जंप कर रहा था और जंप करके हाइयर एनर्जी स्टेट पे जा रहा था। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये प्रिंसिपल शेल से दूसरी वाली शेल पे एक्साइट होकर जा रहा है, शेल टू अ हायर शेल कॉजिंग एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ n, और इसके कारण n की वैल्यू चेंज हो रही है, ऑब्वियसली हो रही है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है आपका ये वाली शेल पे और इसको रेडिएशन कहीं से मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है और ये जंप करके यहाँ जा रहा है, हाइयर एनर्जी लेवल में जा रहा है, दैट मीन्स अगर ये n1 थी और ये n2 पे चला गया, ठीक है, n1 से n2 पे चला गया तो आपको पता है एनर्जी ऑफ n2 सपोज En2 है इज ग्रेटर देन En1। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, n2 और n1 में की एनर्जी में भी डिफरेंस है, En2 ज्यादा एनर्जी पे, En1 कम एनर्जी पे, और अगर इनके लिए n की वैल्यू देखेंगे तो इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस। ओके, द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ n फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। जब n की वैल्यू में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ पे बढ़ रही है n की वैल्यू, यहाँ पे n की वैल्यू सपोज हम कह रहे हैं कि ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर ये n1 हो गई
ये N2 हो गई। तो इसमें मुख्य क्वांटम संख्या N की वैल्यू 1, ये N की वैल्यू 2। यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपके मुख्य क्वांटम नंबर की वैल्यू में भी चेंज आया है, ऑब्वियसली आया है। पहले 1 था, अब 2 हो गया। तो जब 1 से 2 हुआ है आपका, तो वो क्या कह रहे हैं, उस केस में उसने एब्जॉर्प्शन किया है। एब्जॉर्प्शन के कारण ही हम क्या बोल रहे थे, लोअर स्टेट से हायर स्टेट पे आपका इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, ओके। सिमिलरली द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ n फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इमिशन। और वहीं पर आपने क्या कहा था कि अगर हायर एनर्जी स्टेट से ये हायर एनर्जी स्टेट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ को आता है, तो उस केस में वो इमिट करता है एनर्जी, यानी उत्सर्जित करता है। तो उसी को क्या कहा जाता है, आपका इमिशन कहा जाता है। और ये हो गया आपका एब्जॉर्प्शन। तो दो चीजें समझ में आ गई, एक एब्जॉर्प्शन, एक इमिशन, ओके। वेयर द इलेक्ट्रॉन इमिट देयर एनर्जी, जहां पर वो एनर्जी इमिट कर रहा था, या आप जिसको क्या कह रहे थे, रेडिएशन, ओके। तो होपफुली आपको इतने पॉइंट समझ में आ गए होंगे। जल्दी से इन्हें नोट करेंगे, फिर आगे देखें। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका सेकंड है, तो मुख्य क्वांटम संख्या समझ में आ गई होगी। जो भी आपकी शेल है के एल एम एन, उसके लिए जो आप N1 N2 N3 लिख रहे थे, उनकी वैल्यू जो होगी वही आपके मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू होगी। मुख्य क्वांटम संख्या का मान हमेशा धनात्मक में आएगा, और 1 होगा या 1 से ऊपर ही होगा, कभी भी नीचे नहीं होगा उसका। उसी से हम समझते हैं कि ना तो वो कभी निगेटिव होगा, ना ही वो जीरो होगा, ओके। इतनी चीजें समझ में आती हैं। और साइज का पता आप यहाँ से लगा सकते हैं। साथ साथ आपने क्या बोला कि जो एनर्जी है उसके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं मुख्य क्वांटम संख्या से, ओके। तो होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। सेकेंड टाइप ऑफ क्वांटम नंबर है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, और जिसको आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कह रहे हैं। स्मॉल एल से इसे डिनोट किया जा रहा है, ओके। तो ये आपका क्या होता है, द एजीमुथल और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द शेप ऑफ अ गिवन ऑर्बिटल। ये किसके बारे में बताता है, ये अब शेप के बारे में बताएगा। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल L एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इन द ऑर्बिटल। यानी L की वैल्यू हमें किससे पता चलेगी, जो एंगुलर नोड्स होंगे ऑर्बिटल में, ठीक है। एंगुलर नोड्स आपके किस तरह से बनेंगे वो अभी समझेंगे, ओके। और क्या क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर, अ वैल्यू ऑफ द एजीमुथल क्वांटम नंबर कैन इंडिकेट ईदर एन एस पी डी और एफ सब शेल विच वेरी इन शेप। तो अब ऑर्बिटल के बारे में बात हो रही है, किसकी बात हुई थी, शेल की बात हुई थी। शेल के अंदर क्या है, सब शेल है। अब इस सब शेल की बात करेंगे। वहां हमने शेल की बात की कि शेल अगर के है तो मुख्य क्वांटम संख्या ये होगी, अगर आपका एल है तो मुख्य क्वांटम संख्या ये होगी। यहाँ पर इस सब शेल की बात की जा रही है, जो क्या होगी, जिसको कहीं कहीं पर मैंने क्या बताया था आपको, ऑर्बिटल भी दिया गया होगा नाम। और ये आपकी क्या होगी, एस हो सकती है, पी हो सकती है, डी स्मॉल में आएंगे सारे, और ये एफ हो सकती है, ठीक है। एफ पी डी एफ इन चारों में से कुछ भी हो सकती है, वो एजीमुथल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग आप बताएंगे। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर आप कैसे निकालते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर आपकी होती है रेंजेस बिटवीन 0 एंड n-1, ठीक है। इसका एक रेंज होता है, या तो ये 0 होगा या n-1 के बीच में होगा। अब n-1 क्या है, वो वाली शेल जहां के लिए आपको n की वैल्यू क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। अगर आपको मुख्य क्वांटम संख्या सपोज दी गई है, उसका मतलब क्या है कि कौन सी शेल में आपका इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, ओके। तो इस तरह समझते हैं। सपोज ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर एक शेल है, यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसके लिए आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर बताना है। तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी है, n इज इक्वल टू 1। और जब L की वैल्यू निकालनी है, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर निकालना है, L इज इक्वल टू 0 टू n-1 आप कह रहे हैं। तो यानी 0 टू क्या हो सकता है, n-1 का मतलब 1 - 1,
तो इसका मतलब क्या हो गया, या 0 to 0, तो मतलब L की वैल्यू क्या होगी, 0 to 0 का मतलब 0 होगी। ठीक है, तो पहली जो शेल होगी जिसको आप क्या कह रहे हैं कि जहां पर n की वैल्यू 1 है, उसके लिए आपका L यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर का मान कितना होगा, 0 होगा, और वहां पर आपकी एक ही शेल पाई जाती है। एक 0 आ रहा है मतलब एक सब शेल है वहां पर, एक सब शेल कौन सी होगी इनमें से, पहली वाली S, तो ये S होगी, S ऑर्बिटल वहां पर पाई जा रही है। ठीक है, L की वैल्यू एक ही आ रही है ना, 0 आ रही है, लेकिन एक ही वैल्यू है, कुछ तो वैल्यू है, एक वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स कि एक सबशेल है या एक ऑर्बिटल जिसे आप कह रहे हो, तो वो कौन सी है, S वाली है। ओके, अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो हम आगे बताएंगे कि S में आपके कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन जब बात की जाएगी इस ऑर्बिटल की या इस शेल की, यानी K सबशेल, सॉरी K शेल, K शेल, इसके लिए n की वैल्यू 1 है, और इसी के शेल के लिए आपका L की वैल्यू 0 होगी, यानी एक वैल्यू आई है आपके सिर्फ इसके लिए, तो एक वैल्यू आई है मतलब एक ही ऑर्बिटल होगी, वो क्या है, S है। ओके, इतना समझ में आ गया, जल्दी से इसे नोट करेंगे फिर हम दूसरे पे आएंगे। अब बात करते हैं, ये हो गई पहली शेल, ये हो गई दूसरी शेल। ओके, दूसरी शेल में आपका n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके लिए बात करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी n की वैल्यू 2। ओके, n की वैल्यू 2 हो गई। अब देखते हैं l की वैल्यू क्या हो जाएगी, l की वैल्यू है 0 to n-1। ओके, तो l इज इक्वल टू 0 to n-1 का मतलब क्या है, यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, 2 - 1 मतलब 0 to 1, तो कितनी वैल्यू हो गई, दो वैल्यू हो गई यहाँ पे, एक 0 हो गई एक 1 हो गई, तो L की वैल्यू क्या होगी, 0 से 1 तक होगी। ओके, तो 0 से 1 तक यानी दो वैल्यू आ रही है आपकी, तो अब इस वाली शेल में आपकी दो सब शेल या दो ऑर्बिटल पाई जाएंगी, और हमने आपको चार ही तो सब शेल या ऑर्बिटल बताई, S, P, D और F, तो इनमें से दो कौन सी आएंगी, ये। ओके, तो 0 में S और 1 में भी क्या होगी, S होगी। ओके, समझ गए क्या कहा मैंने, दो आपकी पहली दो ये हैं, S और P है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, पहले हमने n इज इक्वल टू 1 की बात की, इसमें S सब शेल पाई जा रही थी। ओके, लेकिन जब हम n इज इक्वल टू 2 की बात करेंगे तो उसमें इस 0 वैल्यू के लिए एक सब शेल जो पहले आ गई थी S, अब जो 1 की बात होगी उसके भी लिए तो S दोबारा रिपीट होगा ना, ये S तो अंदर वाले में था, जब हम पहले वाला एग्जाम्पल देख रहे थे ना, जहां पर L की वैल्यू सिर्फ 0 आई थी, एक, हमने कहा उसके लिए S सबशेल आपकी वहां पर आ गई है, लेकिन ये S अब दोबारा रिपीट होगा, कहां पर, 2S में। 2S का मतलब क्या है, जहां पर n की वैल्यू 2 है, तो ये S कौन सा है, ये है आपका 1S। 1S क्या बता रहा है, जहां पर n की वैल्यू कितनी है आपकी, n इज इक्वल टू 1 है। ओके, और ये वाला S आपका किसके लिए है, ये है 2S के लिए, दैट विच मीन्स n इज इक्वल टू 2। समझ गए, इतनी चीजें क्लियर हो गई, क्या समझ में आता है, जहां पर n की वैल्यू 1 है वहां से आपने क्या निकाल लिया था कि L की वैल्यू 0 होगी, यानी एक ही वैल्यू आएगी, उसका मतलब क्या है कि जो पहली शेल है जहां पर n की वैल्यू 1 थी, यहाँ पर आपकी एक ही सबशेल पाई जाएगी, और वो एक सबशेल क्या है आपकी, S है। ओके, वहां पर हमने फिर दोबारा क्या बोला कि अगर n की वैल्यू 2 हो जाती है तो फिर आपकी कितनी शेल आएंगी, तो आपने बोला वहां पर फिर दो शेल आएंगी, एक आपकी क्या होगी, S होगी, दूसरा आपकी क्या होगी, 2S होगी। इस तरह से हम देख रहे हैं, अभी हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, तब तक आप इसको जल्दी से नोट करिए, और फिर 2S में आपकी कितनी आ जाती है, 2S में आपकी दो तरह से आएंगी, 2S भी आएगी और 2P भी आएगी। ओके, जल्दी से इसे नोट करिए।
तो ये बात हुई एस शेल के लिए। अब इसी के लिए जब हम 2 मान कह रहे हैं कि एल के लिए, कब, जब एन की वैल्यू 2 होगी, एन इज इक्वल टू 2 होगा। ये तो एन की 1 के लिए बोला हमने, और फिर एन की वैल्यू अगर 2 हो गई तो 2 के लिए आपके कितने, 2 मान, यानी दूसरी वाली शेल में आपका क्या पाया जाएगा, ये 1s किसके लिए आएगा, व्हेन n इज इक्वल टू 1। ये 2s कब आ रहा है, जब n इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब दूसरा क्या होगा, एक तो s की शेल आ गई n इज इक्वल टू 2 के लिए, क्योंकि 2 वैल्यू आ रही है, एक 0 आ रही है, एक 1 आ रही है। ठीक है, तो एक के लिए अगर आप n की वैल्यू कितना कह रहे हो, 2 कह रहे हो या 2s जिसे मान रहे हो, और दूसरे के लिए क्या हो जाएगी, दूसरे के लिए p हो जाएगी, तो p आपकी क्या हो गई, 2p शेल हो गई। समझ रहे हैं, यानी n इज इक्वल टू 1 में एक ही शेल है s, जिसको आप बोल रहे हो, जिसे आपने कहा 1s। और जब 2 की बात कर रहे हैं, n इज इक्वल टू 2 है, तो वहां पे 2 शेल आएंगी, एक आपकी 2s आएगी और एक 2p आएगी। समझ गए, इसी तरह से आपका क्या चलेगा, तो 1s अंदर वाली है और 2s बाहर वाली है। ठीक है, और 2s के साथ आपका दूसरा क्या है, 2p है, जब n की वैल्यू कितनी हो रही है, 2 हो रही है। अगर n की वैल्यू 3 हो गई तो फिर क्या होगा, अब वहां पर 3 हो गई वैल्यू, तो 3 वैल्यू आएगी, 0 1 2, 3 वैल्यूज आ रही है 0 से लेकर 2 तक, तो 3 वैल्यू यानी 3 सबशेल हो जाएंगी। तो 3 सबशेल आपकी कौन सी होंगी, यहाँ पर 3 सबशेल हो जाएंगे। अब जहां पर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2, ये 3 हो गई, 3 वैल्यूज आ रही है, कब, when n इज इक्वल टू 3। तो क्या क्या होंगी वो, 3s होगी, 3p होगी और 3d होगी। यहाँ इनको देख लो, बस ये चारों ही होंगी, इन चारों में से कुछ ना कुछ आएगा। तो 3 वैल्यू हो गई n की, 3s 3p 3d। ओके, तो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर अब किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है सब शेल की, ऑर्बिटल की, और अच्छे से बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर कौन सी सब शेल में पाया जा रहा है। ओके, तो होपफुली आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। बाकी हमारी 2 और क्वांटम नंबर अभी रह जाते हैं, उनको आने वाले सेशन में और अच्छे से समझें। ओके, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए